नमस्कार, मैं ऋत्विक बांबा आपके इस कोर्स ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन का सहायक शिक्षक हूँ। आइए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। आज के ट्यूटोरियल का हमारा विषय है डाटा गैदरिंग और एनालिसिस, यानी कि डेटा इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। आइए, सबसे पहले हमने देखा कि गुड डिज़ाइन वर्सेस बैड डिज़ाइन, यानी कि अच्छा डिज़ाइन वर्सेस ख़राब डिज़ाइन। फिर हमने ये देखा कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं एक डिज़ाइन में जो उसे अच्छा डिज़ाइन बनाती हैं। फिर हमने देखा कि इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी क्या होती है और उनमें क्या फ़र्क होते हैं। उसके बाद हमने 5 मुख्य डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पे ध्यान दिया, जो कि हैं विजिबिलिटी, फीडबैक, कंसिस्टेंसी, कंस्ट्रेंट्स और अफोर्डेंस। इसके बाद हमने इंटरैक्शन डिज़ाइन प्रोसेस में 4 मुख्य गतिविधियों पर ध्यान दिया, जो कि शुरू होती हैं एस्टैब्लिशिंग रिक्वायरमेंट्स, यानी कि लोगों की, उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों को समझना। जिसके बाद हम ऑल्टरनेट्स डिज़ाइन करते हैं, यानी कि ऐसे उपकरणों को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। उसके बाद हम उनके इंटरैक्टिव वर्जन्स बनाते हैं, यानी कि ऐसे प्रारूप जो लोगों से बात कर पाएँ, उनकी असल ज़िंदगी में ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। और आखिरकार हम इवैल्यूएट करते हैं उन डिज़ाइंस को, यानी कि हम ये पता लगाते हैं कि क्या ये डिज़ाइन असल ज़िंदगी में पूरी कर रहे हैं ज़रूरतें, क्या वो सभी काम कर रहा है ये यंत्र जो कि पूरा करने के लिए इसे बनाया गया है। अगर ये सब पूरा हो रहा है तो हम आ जाते हैं हमारे आखिर के डिज़ाइन पे, फाइनल डिज़ाइन पे, हमारे यंत्र पे। और अगर ये अपने मानकों पर खरा नहीं उतरता तो हम वापस से यही चक्र पूरा करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक हमें एक अच्छा डिज़ाइन ना मिल जाए। इसके बाद हमने डबल डायमंड ऑफ डिज़ाइन पे ध्यान दिया, यानी कि सबसे पहले हम उपयोगकर्ताओं की दिक्कतों के बारे में सब कुछ समझेंगे। उसके बाद हम उनकी सबसे मुख्य दिक्कत पर ध्यान देंगे, जिसके बाद हम उस दिक्कत को हल करने के अलग अलग तरीक़ों का विश्लेषण करेंगे और आखिरकार उनमें से सबसे अच्छे हल को चुनेंगे और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमने कुछ और चीज़ों पर ध्यान दिया, जैसे कि यूज़र पर्सोना कैसे बनाते हैं, यूज़र पर्सोना, एम्पैथी मैपिंग, मेंटल मॉडल, कंसेप्चुअल मॉडल और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर आदि। जिसके बाद हम कॉग्निशन, कॉग्निटिव लोड, यानी कि मानसिक चीज़ें जो हमारे दिमाग पर असर डालती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिनसे हमारा कोई काम करना आसान बनता है, वो हमारा कॉग्निटिव लोड यानी कि मानसिक भार कम करती हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारा मानसिक भार बढ़ाती हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ नियम देखे मिलर और गेस्टाल्ट के, और आखिरकार हमने कुछ और अलग तरीके की कॉग्निशन पर ध्यान दिया। चलिए अब आज के विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ तरीके देखेंगे जिनसे हम डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं लोगों से। सबसे पहले है क्वेश्चनेयर, यानी कि एक प्रश्नावली। यह 2 तरीके का हो सकता है। पहला क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक, जिसमें हमारे पास कुछ मात्रा में डेटा प्रेजेंट होता है, डेटा होता है
और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि हमें कुछ दिए गए ऑप्शंस में से ही, उन कोई दिए हुए विकल्पों में से ही चुनना है हमारा जो सही उत्तर है। उसके बाद हम देखते हैं क्वालिटेटिव प्रश्नावली, यानी कि गुणात्मक प्रश्नावली, जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जिससे हम और गहरे तरीके से एक गहन जांच कर सकते हैं उपयोगकर्ताओं के काम के बारे में। प्रश्नावली के बाद हम डेटा को इंटरव्यू के माध्यम से भी इकट्ठा कर सकते हैं। इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार, ये हमें गुणात्मक डेटा को इकट्ठा करने में काफ़ी मदद करता है। हम लोगों के खुद के जो एक्सपीरियंस हैं, उनकी ज़िंदगी की सीख हैं, हम ये सब बहुत ही एक गहन तरीके से पता कर सकते हैं एक साक्षात्कार के माध्यम से। इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ भी कर सकते हैं। काफ़ी और अलग अलग तरीके की ऑब्जर्वेशन स्टडी होती हैं, यानी कि डेटा इकट्ठा करने के स्टडीज़ होती हैं, जिसमें कुछ मात्रात्मक भी हो सकती हैं, जिससे हम एक फ्रीक्वेंसी काउंट पता कर सकें, या फिर गुणात्मक भी हो सकती हैं उनके बिहेवियर एनालिसिस के लिए। आखिरकार विजुअल्स के रूप से भी हम ऑब्जर्वेशन स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि हम प्रश्नावली के लिए आइकन दे सकते हैं, साक्षात्कार के लिए माइक दे सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस के लिए एक आँख दे सकते हैं, एवं आदि। आइए कुछ अलग अलग तरीके के साक्षात्कारों के बारे में जानते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी कि एक व्यवस्थित साक्षात्कार। एक व्यवस्थित साक्षात्कार में हम एक पहले से दिए गए प्रश्नों के ही सवाल जवाब करते हैं। इससे सभी उपयोगकर्ताओं लोगों को एक ही तरह के सवाल दिए जाते हैं और उसी के आसपास हमें उत्तर मिलते हैं। इससे हमें आपस में कंपेयर करने के लिए डेटा मिल जाता है, मगर इसका एक खामियां भी हैं, जैसे कि इसमें हम बहुत ज़्यादा गहरी जांच नहीं कर सकते और हम इसमें थोड़ा सा बंद जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा खुले तरीके से एक बड़े व्यू को नहीं देख पाते हैं जो हमारा उपयोगकर्ता बताना चाहता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं अर्धव्यवस्थित साक्षात्कार। इसमें कुछ सवाल तो होते हैं हमारे व्यवस्थित साक्षात्कार वाले, पर कुछ सवाल ऐसे डाल दिए जाते हैं जिससे हम थोड़ा सा एक गहरी जांच कर पाएँ, उनके बारे में थोड़ा और जान पाएँ। इससे हम जो हमारा साक्षात्कार है, हम उसको एक अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हम एक फ्लो बना सकते हैं हमारे साक्षात्कार का। इससे हम जो डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं उसकी हम गुणवत्ता बेहतर कर सकते हैं और एक बेहतर तरीके से हम जान सकते हैं कि यूज़र क्या कहना चाह रहा है। आखिरकार हमारे पास गैर व्यवस्थित साक्षात्कार आते हैं, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़। ये एकदम खुले एवं ढीले ढाले सवालों से भरा होता है, जिसमें हम यूज़र से ये चाहते हैं कि वो एक कहानी की तरह अपना साक्षात्कार दे, हमें बताए कि उसके क्या क्या अनुभव रहे हमारे यंत्र के साथ, ताकि हमारा जो विश्लेषण है वो और गहन हो पाए। पर इसमें कुछ खामियां हैं, जैसे कि जो विश्लेषण है हमारा वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा
ज़्यादा समय लगता है उसे विश्लेषण करने में, और एक जो कंसिस्टेंसी होती है हमारी वो चली जाती है, क्योंकि अलग अलग उपयोगकर्ता, अलग अलग यूज़र इंटरव्यू को, साक्षात्कार को एक अलग दिशा में ले जाता है। एक हमारे पास फोकस ग्रुप नाम की चीज़ भी होती है जो साक्षात्कार लेने में मदद करती है। अब इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें जो साक्षात्कार है वो किसी एक व्यक्ति से नहीं होता। काफ़ी सारे लोगों को एक कमरे में बिठाया जाता है और एक फैसिलिटेटर, मॉडरेटर को रखा जाता है जो कि उनसे सवाल जवाब करता है। इससे हमें एक साथ ही काफ़ी अलग अलग तरीके के अनुभव सुनने को मिलते हैं, पर ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है विश्लेषण करने में, क्योंकि इसमें जो व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी व्यक्तिगत बातें होती हैं, वो ठीक से हम विश्लेषण नहीं कर पाते उनका, क्योंकि वो एक काफ़ी सारे लोगों के समूह होने की वजह से लोग कभी कभी अपने बारे में, अपने व्यक्तिगत विचारों के बारे में ठीक से बोल नहीं पाते हैं। आइए साक्षात्कारों में पूछे जाने वाले कुछ सवालों के बारे में देखते हैं। ये मुख्यतः दो तरह के होते हैं, यानी कि हमने पहले जैसे बात करी, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड यानी कि हम किसी भी तरीके से उनका जवाब दे सकते हैं। क्लोज एंडेड में हमारे पास कुछ दिए गए विकल्प होते हैं और हमें उनमें से ही चुनना होता है, यानी कि हाँ या ना, या फिर कुछ जगह आपने देखा होगा ऐसे काफ़ी सारे दिए गए होते हैं कि आपको कोई चीज़ 1 से 5 के स्तर पर कितनी अच्छी लगी, तो आपको विकल्प दिए जाते हैं 1 से 5 तक कि आपको इनमें से ही चुनना है। तो उदाहरण के लिए हम कहें कि हमने चुना 4। अब अगर यही एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता तो हमें सीधा दे दिया जाता कि अपने अनुभव के बारे में बताइए। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक उपयोगकर्ता के लिए लिखना, थोड़ा सा उसे और दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ये लिखने के लिए कि उसका अनुभव कैसा रहा। हमने लिखा कि हमारा अनुभव अच्छा रहा। अब ये हो गया हमारा एक ओपन एंडेड। अब जैसा कि आप समझ सकते हैं, जो हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन हैं उनको हमारे लिए विश्लेषण करना उनका काफ़ी आसान रहता है, पर जो ओपन एंडेड हैं उनमें थोड़ा हमें समय लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनका हम ध्यान में रख के एक अच्छी प्रश्नावली बना सकते हैं हमारे साक्षात्कार के लिए। हमें लंबे सवालों को नहीं पूछना, संक्षिप्त एवं छोटे सवाल हम पूछेंगे तो हमारे उपयोगकर्ता हमें एक बेहतर तरीके से बता पाएंगे उसका जवाब। जहाँ भी एक संयुक्त वाक्य बन रहा है उसको हम 2 सरल वाक्यों में तोड़ दें ताकि उपयोगकर्ता के लिए उसे समझना आसान हो। मुश्किल एवं भारी शब्दों को इस्तेमाल हमें कम से कम करना है ताकि एक उपयोगकर्ता आसानी से समझ सके कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं। हमें कोई भी एजम्पशंस नहीं लेनी, यानी कि हमें खुद से कुछ सोच के नहीं चलना कि उपयोगकर्ता को तो ये पता ही होगा, या फिर हमें अगर कोई ये सवाल दे कि आपको ये एक खाने की जगह क्यों पसंद है, आपका सवाल उनसे होगा कि क्या ये ज़रूरी है कि मुझे ये जगह पसंद ही है। तो ये सवाल पूछना गलत है कि आपको ये जगह क्यों पसंद है। एक बेहतर सवाल होगा, क्या आपको ये जगह पसंद है,
और अगला सवाल होगा फिर अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों। उसके बाद हमें कोई भी अनकॉन्शियस बायस, यानी कि जो हमारे कुछ ऐसे छोटे छोटी चीज़ें होती हैं जो हम जिनके बारे में इतना सोचते नहीं हैं पर हम लिख देते हैं, और फिर हमें प्रश्नावली में जाने के बाद सोचना पड़ता है कि ये थोड़ा सा हम अगर सोच लेते, तो इन पे थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब प्रश्नावली में हम क्या क्या डाल सकते हैं, वही हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादातर मात्रात्मक रहेंगे, यानी कि क्वांटिटेटिव। कुछ हमें विकल्प दिए जाएंगे, हमें उनमें से सही जवाब को चुनना है। कुछ हमें ओपन एंडेड भी दिए जाएंगे, यानी कि गुणात्मक, जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। अब हमारे पास प्रश्नावली के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे इसके ये होते हैं कि आसान है इन्हें करना, ज़्यादा लोगों से करवा सकते हैं और इनका विश्लेषण करना आसान रहता है। पर कुछ खामियां भी आ सकती हैं इसमें, जैसे कि एक ख़राब तरीके से बनाई गई प्रश्नावली काफ़ी गैर ज़रूरती चीज़ें हमें दे सकता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता। इससे दूर रहने के लिए हमें सरल छोटे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो प्रश्न हैं वो सीधे आसान होने चाहिए समझने में, और जो प्रश्नावली है हमें उसे किसी को भी भेजने से पहले एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए, डिज़ाइनर्स के बीच में ही या फिर अपनी ही टीम के बाकी लोगों के बीच में। यहाँ हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं एक प्रश्नावली को डिज़ाइन करते हुए जिन्हें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एक सवाल का जो असर है उपयोगकर्ता पे, वो प्रश्नावली में कहाँ दिया गया है इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। यदि कोई सवाल पहले ही नंबर पे दिया गया है और एक सवाल आखिरी नंबर पे दिया गया है वही, तो वो पहले सवाल का भार ज़्यादा हो सकता है यूज़र के दिमाग में आखिरी सवाल से। आपको ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि एक ही प्रश्नावली के कुछ अलग अलग वर्जन, कुछ अलग अलग प्रारूप अलग अलग लोगों के लिए ज़रूरत पड़ सकती है आपको। जैसे कि एक ही प्रश्नावली 3 या 4 भाषाओं में अलग अलग, अब वो प्रश्नावली तो एक ही है पर वो उसके कुछ अलग अलग प्रारूप बना दिए गए बस। हमें यूज़र्स को, लोगों को सीधा सीधा बताना चाहिए कि उन्हें किस तरीके से ये प्रश्नावली को पूरा करना है, कहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं, कहाँ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, कहाँ पे गुणात्मक चीज़ें दी गई हैं, कहाँ पे मात्रात्मक चीज़ें दी गई हैं। ये सब उपयोगकर्ता को, यूज़र को बताना बेहद ज़रूरी है। हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारी प्रश्नावली कुछ ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, क्या वो पूरी करते करते उपयोगकर्ता थक तो नहीं जाएंगे, और अगर ये लंबी है तो क्या हमें उपयोगकर्ताओं को या फिर हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, क्या हमें उनको एक विकल्प देना चाहिए, वो कभी भी अपनी मर्ज़ी से बाहर निकल सकते हैं उस गतिविधि से। और आखिरकार हमें उस प्रश्नावली के सलीके पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उसे किस तेज़ी से पूरा किया जाना चाहिए इस पे ध्यान देना चाहिए, और इन सब चीज़ों पर हम ध्यान देकर एक बेहतर प्रश्नावली को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब एक हम व्यवस्थित रूप से देख लेते हैं कि एक प्रश्नावली में क्या क्या हम किस तरह दे सकते हैं।
जो हमारे क्लोज एंडेड रिस्पॉन्स होते हैं हम उनमें रेडियो बटन दे सकते हैं, यानी कि गोल बटन इस तरीके से, और जब भी हम किसी को चुनेंगे तो वो ऐसे ज़रा भर जाएगा, जबकि बाकी खाली रहेंगे। जबकि ये चीज़ हम तब यूज़ करते हैं, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब केवल एक ही हमें विकल्प को चूज़ करना है, सिर्फ एक। जबकि अगर हमें काफ़ी सारे विकल्पों को चूज़ करना है, सोचिए हमें अगर इन 4 विकल्पों में से किन्हीं 2 को चुनना है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से दें, एक चेकबॉक्स के रूप में, तो ये बेहतर रहेगा। अगर हमें रेटिंग स्केल बनाने हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ व्यवस्थित तरीके हैं जो पहले से बने हुए हैं, जैसे कि लाइकर्ट स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, या फिर 3, 5 या 7 तरीके से हम स्केल बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। 1 से 5 तक का एक हमारा स्केल है, जिसमें 1 है सबसे सस्ता, जहाँ पे 1 है सबसे महंगा और 5 है सबसे सस्ता। आखिरकार कुछ ओपन एंडेड रिस्पॉन्स भी दिए जा सकते हैं, जहाँ पे हम खुद दे सकते हैं उपयोगकर्ता को लिखने के लिए कि उनका अनुभव कैसा रहा। ये हो गया उदाहरण के रूप में रेडियो बटन, ये हो गए हमारे चेकबॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम किसी एक विकल्प को चुनेंगे तो ये केवल एक ही हमारा विकल्प है वो गहरे रूप में जाएगा, जबकि अगर हमें कुछ ज़्यादा, एक से ज़्यादा विकल्पों को चुनना है तो हम ये चेकबॉक्स दें, वो बेहतर रहेंगे उपयोगकर्ता के लिए। इसके बाद हम एक 5 पॉइंट का लाइकर्ट स्केल भी देख लेते हैं, जिसमें हमें ये देखना है कि एक है हमारा स्ट्रांगली एग्री, यानी कि हाँ, एग्री यानी कि बिल्कुल हाँ तो नहीं है, पर हाँ एक हल्की सी हाँ। न्यूट्रल यानी कि हाँ या ना, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रांगली डिसएग्री मतलब बिल्कुल ना, और डिसएग्री मतलब ठीक है, ना की तरफ झुक रहे हैं हम, पर एक बहुत ही संगीन रूप से ना नहीं है। अब हम एक प्रश्नावली को किस तरीके से भरवा सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को उन्हें पूरा करवा सकते हैं। हमें एक टाइमलाइन बनाने की ज़रूरत है कि कब हम अपनी प्रश्नावली को बनाएंगे, कब हम लोगों को देंगे, कब हम विश्लेषण करेंगे, और कब हम उस विश्लेषण से हम ये जो हमें पता चलेगा, जो हमारी फाइंडिंग्स होंगी, हम उनको पता लगा सकेंगे। हम सबसे पहले उसे ऑफलाइन बनाएंगे। अब लिख सकते हैं, हम लिख के एक प्रश्नावली बना सकते हैं। फिर उसके बाद जब वो एक टेम्पलेट बन जाए, जब एक बार हम उसे पूरा बना लें, तो हम उसको ऑनलाइन या फिर कंप्यूटर के रूप में जिस भी तरह हम चाहें हमें उसमें पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हम उसे एक टेस्ट कर लेंगे, एक बार ये देख लेंगे, जांच लेंगे उसे कि क्या वो सही ढंग से चल रहा है। इसके बाद हम एक समूह से, लोगों के एक समूह से भी उसे जांच करवा लेंगे, जो असल रूप में, असल ज़िंदगी में उस प्रश्नावली को नहीं पूरा करने वाले। हम उनसे ये भरवा सकते हैं ये जांचने के लिए कि क्या वो प्रश्नावली जानना चाह रही है जो हम पता कर रहे हैं, क्या वो सही तरीके से बता पा रही है हमारे उपयोगकर्ताओं को कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। और आखिरकार हम जो लोग हैं जो भरेंगे ये प्रश्नावली, हम उनको इकट्ठा करना शुरू कर सकते हैं। कोई भी हम डेटा को अगर इकट्ठा करना चाहें और उसका विश्लेषण करना चाहें,
तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक हो गया हमारा विद इन द ग्रुप और एक हो गया बिटवीन द ग्रुप। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है विद इन ग्रुप और बिटवीन द ग्रुप में? बिटवीन द ग्रुप यानी कि हमारे पास दो ग्रुप हैं, हमने एक ग्रुप को एक डिज़ाइन दे दिया, दूसरे ग्रुप को दूसरा डिज़ाइन दे दिया, और हम ये देखेंगे कि इस ग्रुप का जो व्यवहार है वो इस ग्रुप से किस तरीके से अलग है। इसमें हम हो सकता है कि इस ग्रुप में हम कुछ बड़े बुज़ुर्गों को डाल दें, जबकि इसमें कुछ बच्चों को डाल दें हम। इससे हम अलग अलग समूह के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो यंत्र है, हमारा जो डिज़ाइन है, वो अलग अलग समूह के साथ किस तरीके से काम करता है। विद इन द ग्रुप यानी कि एक ग्रुप है, हमारे पास एक समूह है, उसमें हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं, तो हम उन लोगों से एक व्यक्तिगत रूप से ये जान सकते हैं कि उस समूह में ये किस तरीके से हमें अलग अलग बता रहे हैं। हर आदमी किस तरीके से प्रश्नावली को अलग से कैसे पूरा करता है। तो हम जो कंपैरिजन है, जो हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, वो हम एक ही समूह में काफ़ी सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। आइए कुछ तरीके देखते हैं कि हम जो डेटा को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से हम क्या क्या टेक्नोलॉजी, क्या क्या तकनीक यूज़ करके हम और एक अच्छे तरीके से जांच कर सकते हैं। फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियो, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। उनका इस्तेमाल हम अकेले कर सकते हैं या फिर एक समूह में कर सकते हैं। जैसे कि हम एक तस्वीर के साथ हम आवाज़ को जोड़ सकते हैं, हम नोट्स के साथ तस्वीरों को जोड़ सकते हैं, हम वीडियो भी अलग से दे सकते हैं। हर अलग अलग जो तरीके की डेटा रिकॉर्डिंग है, हम उसके साथ हमारे कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। आइए अब हम विश्लेषण की ओर चलते हैं कि किस तरह हम जो हमने डेटा इकट्ठा किया है, हम उसका किस तरह विश्लेषण कर पाएँ। अब हमारा जिस तरीके का डेटा होगा उसी तरीके का विश्लेषण भी होगा। तो सबसे पहले जो हमारा एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, यानी कि मात्रात्मक विश्लेषण। इसमें हमारे पास अलग अलग मात्राओं में हमें चीज़ें दी जाती हैं, कितनी मात्रा में लोगों ने एक यंत्र को अच्छे रूप में प्रस्तुत किया है। उसके बाद हमारा जो हमने क्वालिटेटिव डेटा इकट्ठा किया था, यानी कि गुणात्मक डेटा, जो उसको हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के जो अनुभव रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से हमें बताया है कि क्या क्या हमारे यंत्र के बारे में सही है। एक कहानी के प्रारूप में, एक कहानी के रूप में हमें ये पता चल रहा है कि कैसे हमारा जो यंत्र है उसने यूज़र की ज़रूरतों को पूरा किया। अब हम सबसे पहले जो हमारा मात्रात्मक विश्लेषण है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये थोड़ा सा हमारा मैथ्स की तरफ जा रहा है। जो मीन यानी कि एवरेज हमारी जो होती है, मीडियन, मोड, और फिर हम एक ग्राफ के माध्यम से भी जो हमारा डेटा है उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। परसेंटेज भी एक हमारा ज़रूरी माध्यम बन जाता है, हम जो अपना डेटा से जो हमें फाइंडिंग्स मिली हैं उनको प्रस्तुत करने में। जो हमारा
क्वालिटेटिव डेटा है यानी कि गुणात्मक विश्लेषण, उनके लिए हम कुछ अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच होती हैं हमारे कुछ हम कोड करके बता सकते हैं कि कुछ खास शब्द ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि उपयोगकर्ता का जो अनुभव था वो अच्छा रहा। हम थीम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ऐसी एक परछाई थी, क्या ऐसा एक हमारा बैकग्राउंड बना था जो बता रहा है कि हमारा किस तरीके से यूज़र का जो व्यवहार था, किस तरीके से उसका अनुभव था, वो बेहतर हुआ। उसके बाद हम डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं डेटा को, और इसको इस्तेमाल करके हम डिडक्टिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। हम डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों को साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास कुछ अलग अलग तकनीक होती है। एक हमारे पास कॉन्वर्सेशनल एनालिसिस नाम का भी एक आजकल नया तकनीक का चलन हुआ है। अब ये होता क्या है, दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई बातचीत है तो हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं हम। अब उसमें हम ये देखेंगे कि कहाँ पे किसने क्या बोला और उसका किस तरीके से उत्तर दिया गया, क्या सवाल जवाब हुआ। इस पूरी बातचीत से हम काफ़ी अलग अलग तरीके की फाइंडिंग्स निकाल सकते हैं। इसी से और दो कदम आगे बढ़ के हम कंटेंट एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हम उनको बहुत ही एक गहरे तरीके से जांचते हैं, मापते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम डायलॉग पे ध्यान देते हैं, जो हमारे यूज़र हैं उनका भाव क्या है, हम उस पे ध्यान देते हैं। हम उसके बाद एक जो ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक ट्रुथ है हम उसमें विश्वास नहीं रखते, हम एक स्वतंत्र रूप से समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा यूज़र कह रहे हैं वो सच ही कह रहे होंगे। हम इस भावना से ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें यूज़र ने क्या बताया है। हम भाषा को एक कंस्ट्रक्टिव टूल के रूप में देखते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस यूज़ करते हैं हम। डिस्कोर्स एनालिसिस यानी कि यूज़र किस तरीके के व्यवहार में ये जो हमारी प्रश्नावली है इसको पूरा कर रहा है, इससे हम जो एक छुपा हुआ मतलब है हमारे जवाबों में हम उसको निकाल सकते हैं। कंटेंट एनालिसिस थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है, समय ज़रूर लेता है, पर इससे निकलने वाली जो हमारी चीज़ें हैं, जो फाइंडिंग्स हैं हमारी, वो बेहद हमारी ज़रूरी हो जाती हैं और बहुत ही एक अच्छे तरीके से हम उन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं और उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे डिज़ाइन को बेहतर करने में। और भी इसी तरीके की कुछ हमें चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे कि किसी भी ज़्यादा टेक्स्ट की जगह हम फ़ोटोज़ डालें, तस्वीरें डालें, आवाज़ें, एडवर्टीज़मेंट, इस तरह के हम अलग अलग चीज़ें डालेंगे उदाहरणों के तौर पर, तो वो हमारे जो उपयोगकर्ता है उसके लिए आसान रहेगा। और जो कंटेंट एनालिसिस है वो ज़्यादातर हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो और बाकी जो तरीके हैं, बाकी तकनीक हैं, उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है। आखिरकार हमें जो फाइंडिंग्स मिली हैं हम उनको प्रस्तुत करते हैं अलग अलग तरीके से। हम एक व्यवस्थित रूप से उनको प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि हम एक जो हम व्यू पॉइंट बनाना चाह रहे हैं हम उसके हिसाब से उसे बता पाएँ।
हम एक कहानी के रूप में बता सकते हैं जो हमारा आइडिया है। इससे जिनको हम बताना चाह रहे हैं ये कहानी, उनके लिए समझना आसान है। और आखिरकार हम काफ़ी अलग अलग तरीके की जो नोटेशन है उनका इस्तेमाल करके हम जो हमारी फाइंडिंग्स हैं उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए कुछ खामियों पर भी ध्यान दे देते हैं जो डेटा विश्लेषण अध्ययन के समय आ सकती हैं। एक जो हमारा बायस होता है वो आ सकता है कि हम किसी एक चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोच के बैठे हैं, हम पहले से हमारे दिमाग में कुछ है, वो थोड़ा सा मुश्किल बना देता है सवाल जवाब को एक बायस फ्री रखना, स्वतंत्र रखना। हम ओवर जनरलाइज कर देते हैं जिससे थोड़ा सा मुश्किल होता है एक छोटे डेटा से फाइंडिंग्स निकालना। अगर हम कुछ ऐसी फाइंडिंग्स निकाल भी लें तो उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना, अगर हम उसको समझ गलत लेंगे तो वो हमारे लिए गलत रूप में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक खामी बहुत बड़ी बन सकती है। और इसी तरीके से हम और भी कुछ तरीक़ों से कुछ दिक्कतों में पड़ सकते हैं। पर इन सब को हम अगर ध्यान दें और इनसे दूर रहें तो हम एक बेहद अच्छे तरीके से डेटा का विश्लेषण कर पाएंगे। हम हमारा जो कंटेक्स्ट है उसको समझें पहले, और जो हम स्टैटिस्टिकल मेथड हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल करें। जो हमें हमारे जो पता लगाई हैं हमने बातें, अगर वो हम वेरीफाई कर लें एक दूसरे तरीके से, तो हम उसको उस डेटा से निकले हुए विश्लेषण को एक बेहतर रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। और जब हम डेटा को प्रस्तुत करें तो हम उसको एक बेहतर रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं विजुअलाइजेशंस के इस्तेमाल से। ये आपके लिए एक इन क्लास असाइनमेंट दी गई है जिसमें हमें एक फिटनेस ट्रैकिंग ऐप का उदाहरण दिया गया है। जो ऐप है वो रोज़मर्रा के जो काम हैं, जो वर्कआउट हैं, व्यायाम लोग जो करते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा एक डेटा दिया गया है। और हमारे पास 6 लोगों से लिया हुआ डेटा है। उन्हें ये काम पूरा करने में कितना समय लगा, क्या वो काम पूरा कर पाए, कितनी बार गलतियाँ हुई, एवं वो कितना सेटिस्फाइड रहे इससे। अब हमें इनके बारे में जांच पड़ताल करनी है। तो इसके बारे में हमें कुछ ये स्टैटिस्टिक्स निकालने हैं कि कितना एवरेज था, क्या मीडियन रहा इसका, और एक परसेंटेज के रूप में हमें ये भी लिखना है कि जो टास्क सक्सेस थी वो कितनी थी। आखिरकार हमें जो हमारी इनसाइट्स हैं हमें उनको प्रस्तुत करना है यूजेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए। ये दिया गया है कि हमारा एवरेज करीब करीब 120 सेकंड था, मीडियन करीब करीब 4 आया हमारा, परसेंटेज हमारी करीब 67% बनती है। और हमने ये सब पता लगाया कि ज़्यादातर लोगों को जो हमारी ऐप है वो इस्तेमाल करना आसान लगा। कुछ एक लोग हो सकते हैं जिन्हें दिक्कत रही है ऐप का इस्तेमाल करने में, और हम उसको ध्यान में रखते हुए अपने ऐप को बेहतर कर सकते हैं। ये किताबें एवं वेबसाइट यूज़ करके आप पढ़ाए गए विषयों के बारे में और जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।